बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसके सर पर पहले ही कर्जों का पहाड़ खड़ा है, मगर इक़्तिदार के ऐवानों में शाहाना परवाज़ों का मौसम जारी है। एक तरफ खजाना बोझ से हाँप रहा है और दूसरी तरफ अरबों रुपए का लग्जरी जहाज़ वज़ीर आला के सफ़र के लिए आसमान में उड़ान भर रहा है। बताया जा रहा है कि इस जहाज़ की कीमत 11 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है और इसे उड़ाने के लिए गैर मुल्की पायलट्स रखे गए हैं, जिनमें एक की माहाना तनख्वाह $32,000 और दूसरे की $38,000 है। 4 महीनों में सिर्फ इन 2 पायलट्स पर 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यूं लगता है जैसे एक तरफ अवाम के घरों में बिजली के बिलों की आग जल रही हो और दूसरी तरफ हुक्मरानों के सफर बादलों के ऊपर लिखे जा रहे हों। ऐसे में मुल्क के गिर्द सियासी और मुआशी बेचैनी की एक और कहानी भी चल रही है। ईरान और इसराइल की जंग ने खित्ते की मईशत को लर्जा दिया है और इसके असरात पाकिस्तान तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब नाए हुर्मज़ में कशीदगी का मतलब सिर्फ आलमी सियासत नहीं बल्कि तेल की तरसील का रास्ता भी है और पाकिस्तान जैसा मुल्क इस रास्ते की धड़कन पर ही अपनी मईशत की सांसें गिनता है। हुकूमत तवानाई बचाने के मंसूबे बना रही है, तातीलात बढ़ाने और दफातर को घरों से चलाने की बातें हो रही हैं, जैसे रियासत एक बड़े बहरान के आने से पहले चराहों की लौ मध्यम करने की तैयारी कर रही हो। पेट्रोल के मामले में भी सूरत हाल किसी बेचैन कहानी से कम नहीं। हुकूमत कहती है कि ज़खायर मुनासिब हैं, मगर डीलर्स का दावा है कि ईंधन चंद दिनों का ही रह गया है। अगर सप्लाई मुतासर हुई तो पंप बंद होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ IMF की जानिब से कीमतें बढ़ाने का दबाव मौजूद है और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार तब्दील करने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अवाम की जेब अब हर हफ्ते नए इम्तिहान से गुजरेगी, जैसे महंगाई का दरिया हर 7 दिन बाद एक नई लहर लेकर आता हो। उधर एहतसाब के ऐवान में भी एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है। नैब के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह दे दी गई है। हमारे यहाँ ओहदों की कहानियां भी अजीब होती हैं। मुद्दत खत्म होने लगती है तो कानून का कलम चल पड़ता है और कुर्सी की उम्र बढ़ जाती है। कोई इसे तजुर्बे की ज़रूरत कहता है और कोई इसे सियासी मसलहत करार देता है। यूं लगता है जैसे हमारी सियासत में रिटायरमेंट का तस्वर अक्सर दरवाजे तक आकर रुक जाता है और फिर किसी न किसी तरमीम के सहारे वापस लौट जाता है। इन सब वाक़यात को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर साफ नजर आती है। एक तरफ शाहाना इखराजात, दूसरी तरफ मईशत पर दबाव, कहीं आलमी जंग के असरात और कहीं अंदरूनी सियासी कशमकश। ऐसे वक्त में कौमों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि सियासतदान, हुकूमत और इदारे इख्तलाफ के बावजूद एक मुश्तरका समत तलाश करें, क्योंकि जब हालात मुश्किल हों तो सबसे बड़ी ताकत ना दौलत होती है ना ओहदे, बल्कि वो यकजहती होती है जो कौमों को तूफानों के बीच भी कायम रखती है। इसी सब पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अंजुम अकील खान साहब ने। अंजुम अकील खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त एक जानिब एक नए क्राइसिस का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ही फेस करना पड़ सकता है और महंगाई भी बढ़ सकती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन इसी दौरान एक मरतबा फिर जहाज़ का जो मामला है पंजाब हुकूमत का, वो एक मरतबा फिर रीसर्फेस किया है और पहले जहाज़ ख़रीदा गया, उसकी कीमत पर बात हुई। अब ये आ रहा है कि भाई इसके ऊपर जो खर्चा है ये तो सफ़ेद हाथी बन गया है और आवाम के टैक्स पेयर के पैसे पर ये जहाज़ जो है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, इसके पायलट्स और इसकी बाकी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो तो आवाम को बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। PTI बहुत तनकीद कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है जी कि जो तनकीद की बात है, तनकीद तो हर वक्त हर अच्छे काम पे जो खुद कुछ नहीं करते वो तो करते हैं, क्योंकि उनको ये अफसोस होता है कि उनको मौका मिला और उन्होंने डिलीवर नहीं किया और दूसरे जो आज डिलीवर कर रहे हैं वो उनके एक नेचुरली ये अपनी अपनी पार्टी पॉलिसी होती है किसी की अच्छी बात को भी ना मानना। लेकिन यही पंजाब हुकूमत बुज़दार साहब के वक्त भी थी, यही पंजाब की हुकूमत अब मोहतरमा मरियम नवाज साहब के वक्त है। तो मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो एज ए आम आदमी शहरी होने के नाते बात कर रहा हूँ कि आप पंजाब में किसी शख्स से भी पूछ लें कि क्या पंजाब की मौजूदा हुकूमत जो उस वक्त बुज़दार साहब की हुकूमत है उसका मुकाबला किया जा सकता है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा दिन रात काम कर रही हैं और पंजाब में एक तब्दीली लेकर आई हैं और ये तब्दीली किसी लाहौर तक महदूद नहीं है, ये बहावलपुर से लेकर बहावलनगर से लेकर ये रावलपिंडी तक
और पठवार तक हर जगह तब्दीली नज़र आ रही है। हर ज़िला पंजाब और हर तहसील में एक नया माहौल नज़र आ रहा है, नई डेवलपमेंट नज़र आ रही है, एक नया साफ-सुथरा पाकिस्तान नज़र आ रहा है, जो लोगों का ख्वाब था। तो ये तो इनकी तो इन बातों से तो मैं समझता हूँ कि ये खुद अपने माज़ी को झाँकें कि जो हमें जो पंजाब की हुकूमत मिली थी, तो हमने क्या किया और आज ये हो रहा है, वसाइल तो वही हैं। क्या हमारे पास मौजूदा पंजाब की हुकूमत के पास कोई फालतू वसाइल आ गए कहीं से? ये वसाइल उन्होंने उनके पास भी थे, उन्होंने ये वसाइल क्यों नहीं यूटिलाइज़ किए? क्यों उन्होंने अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं की? ये सारी चीज़ें अब लोगों को ना पूछना चाहिए, पर लोग पूछ रहे हैं उनसे कि ये जो बुज़दार साहब की हुकूमत रही है पंजाब में, उन्होंने कोई डिलीवरी नफ्स नहीं किया है कि आप नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पंजाब के पास तो बड़े वसाइल हैं और करना चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है और हमारी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत ने ये सब कुछ करके दिखाया और ना सिर्फ इसकी तारीफ पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान के बाद अब यूके जैसे मुल्क में इस निज़ाम की तारीफ हो रही है। बाकी रह गया दूसरा जो क्राइसिस की बात की आपने जी। कि ये क्राइसिस एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जी। ये पाकिस्तान की सिर्फ क्राइसिस नहीं है, हुँ। इसमें पूरी दुनिया सफ़र कर रही है और मज़ीद सफ़र करेगी। अगर दुनिया इसके लिए अगर ना उठी कि हमने ये क्राइसिस ख़त्म करने हैं, जिस तरह ये खामोशी जो है, ये फिर आप इनके घरों तक पहुँच जाएगी, हुँ। जिस हिसाब से सारी क्राइसिस इनके घरों तक आ जाएँगे। तो पाकिस्तान तो एक डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान ने इससे पहले कोरोना भी देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले मुश्किल से मुश्किल वक़्त फेस किए हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोग जो हैं ये सारी बर्दाश्त करने के सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह ये क्राइसिस बर्दाश्त करेंगे। इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, इसमें ये क्राइसिस ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकते हैं लोगों को। हुँ। लेकिन अल्लाह ताला का ये भी साथ-साथ हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कुदरती गैस के वसाइल मौजूद हैं। हुँ। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के भी वसाइल मौजूद हैं। इनको सिर्फ़ ये है कि अब हुकूमत को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि हम मुल्क के अंदर जो एनर्जी मौजूद है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके हम मुल्क को क्राइसिस के कम से कम अच्छा, लोगों अंजुम वकील खान साहब, एक और ख़बर सामने आ रही है कि ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है हुकूमत जो है उसने अब इससे नबर्द आज़मा होना है। ग्लोबल क्राइसिस है और हमें भी फेस करना पड़ेगा और हमारे पास वसाइल भी महदूद अगर हों और तरक्की पजीर ममालिक के लिए तो और बड़ा ये कंसर्न होता है। ग्लोबल प्राइसेस भी राइज़ करेंगी। इसमें तवानाई बहरान के खदशे से निमटने के लिए अब ये खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कोरोना जैसे मंसूबे को हतमी शक्ल दे रही है और जल्द ऐलान मुतवक्के है कि वर्क फ्राम होम हो, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाया जाए ताकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी आमदो रफ्त में मसला ना आए और जो हमारे पास ऑलरेडी एक तेल के ज़खायर जो हमारे पास हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है वो सही तरीके से यूज़ हो सके। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के बारे में बताइएगा कि गवर्नमेंट क्या कंसिडर कर रही है। ऑब्वियसली ऐलान तो होना अभी बाकी है लेकिन कंसिडरेशन में क्या है? जी, बिल्कुल जी, ये अभी कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है और दूसरे लोगों से मशवरा हो रहा है कि किस तरह इस जो क्राइसिस आ रहे हैं उसे वक़्त से पहले इसकी जो है ना मनसूबाबंदी की जाए और इसकी पॉलिसी भी मेरे ख़्याल में कल या परसों इसकी पॉलिसी भी आ जाएगी सामने बाकायदा हुकूमत की तरफ से और ये वर्क वर्क फ्रॉम होम ये जो है ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसी तरह जो मार्केटें हैं वो वक़्त पे रोशनी में चलें और रोशनी में बंद हो जाएँ, ये दोनों लिहाज से एनर्जी बचाने के लिहाज से भी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेस्ट हैं। ये सारे ऑप्शन इसी तरह जो हमने सोलर सिस्टम है उसको हम्म। ज़्यादा बहुत बेहतर बनाना है मज़ीद ताकि लोग उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें और जो अपने वसाइल हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि उन पे एतमाद करें और उन्हीं के अंदर रह के हम गुज़ारा करें। ये अब अवाम को बावर भी कराना है और नो डाउट कि हमारी अवाम बड़ी बाशऊर है और ये जो क्राइसिस आए हैं ये क्राइसिस पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। बड़े से बड़ा मुल्क अमेरिका जो सब खुद सफ़र कर रहे हैं इन क्राइसिस से और वहाँ भी ये अब सोचा जा रहा है कि हम जो फ्यूचर की क्राइसिस है कैसे उनको जो है अपने वसाइल के अंदर रहते हुए करना है। आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका की खुद भी जो अपने आप को बड़ा-बड़ा एडवांस कंट्री कहता है, लेकिन मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज़ा उसने लोगों दुनिया से लिया हुआ है। तो वो सारे ममालिक जो भी अब तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं या तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, सारे इस सोच में हैं कि इन क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपनी सफारती कोशिश को कि इस तनाज़े को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। सारी मुस्लिम दुनिया को और मुस्लिम दुनिया के अलावा पूरे और दूसरे जो ममालिक और सबको एक इंसानियत की खातिर और पूरी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए क्योंकि ये हम्म। अगर जंग ज़्यादा अगर बढ़ी,
तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक जा सकती है। इसमें ठीक और हो गया। मालिक भी शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए ये अल्लाह ना करे कि तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ चला जाए। इसको वक़्त से पहले सफारती कोशिश करके इसको मामलात को हमने ख़त्म करना चाहिए। और आप जानते हैं कि जिस तरह अभी सऊदी अरब के मतलब पाकिस्तान ने कोशिश की है हम्म। और ईरान ने उनको ना सिर्फ ये वादा किया कि हम कोई हमला नहीं करें, बल्कि उन्होंने सऊदी अरब का शुक्रिया भी अदा किया कि सऊदी अरब ने भी कहा है कि हम अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने जी। देंगे। लेकिन इस सब में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। लेकिन और मालिक जो मुस्लिम मालिक हैं, तुर्की है और बाकी मालिक जो हैं, उन सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें यूरोप को भी अब आना चाहिए, इसमें बरतानिया को भी अब आना चाहिए। ये मामलात मिनिमम टाइम में ईरान के मसाइल हल हो जाएँ। क्योंकि बिल्कुल। देखिए मैं इस मौके पर ईरान की अवाम को भी मैं मुबारकबाद दूँगा कि इतने लॉस होने के बावजूद वो अपने पाँव पे खड़े हैं और वो बिल्कुल, अपनी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अंजुम अकील साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब हैं। मैं आपकी जानिब आऊँगा। अजहर सिद्दीक साहब, इस वक्त ज़ाहिर बात है कि मुल्क के अंदर कंसर्न्स हैं, एक एनर्जी का बहरान भी सर उठाने वाला है। और आपके ज्वाइन करने से पहले अंजुम अकील खान साहब से बात हो रही थी इसी नुक्ते पर कि पंजाब हुकूमत का एक तैयारा है और अब उस तैयारे के अखराजात दोबारा से हेडलाइंस में आ रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, एक तरफ पंजाब हुकूमत पर तनकीद हो रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत का जो रमज़ान पैकेज है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये रमज़ान पैकेज जो है ये 15 दिन गुजरने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका। तो अवाम इसमें कहाँ पर है? चाहे वो तैयारी की खबर हो या केपी का ये पैकेज हो, इसमें कहीं अवाम तो इग्नोर नहीं हो रही? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना। चले वो पैकेज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट थोड़ा सा डिले हो गया या नहीं मिला, वो अमानत है, तो पैसे तो जाने ही जाने। हम्म। लेकिन जो ये त्यारे की जो उड़ान है ना, ये तो हाथ से चली गई जनाब। ये तो मैंने आज चौथा खत लिखा है उनको। ये जो पैसे है ना, जी। ये जो पैसे मैंने अब तक 3 लिख चुका हूँ। तो 11,000 रुपया कैसे गया, किस तरह गया, चूंकि ब्रोकर इसमें इसराइली भी हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि किसको फायदा दिया, मिडिल मैन कौन था, टेंडर लिया नहीं लिया, फिर इस जहाज की यानी अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे क्लाइंट ऐसे हैं, मैं तो जेट त्यारों में सफर करता हूँ। मेरे क्लाइंट बहुत अमीर आदमी है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। और और ये वो उसकी बुनियादी वजह जो है ना, उनकी अपना कारोबारी मामलात के हवाले से। यहाँ तो हुकूमत पंजाब के पास तो पहले जो त्यारे पड़े हैं उसका अचार डालना है या उन्होंने या क्या करना। और दूसरी बात है, ये क्या करना है, इससे सस्ते त्यारे ये नहीं, इतनी कीमत में 4 त्यारे मैं ले देता हूँ इनको। ये मैं बता रहा हूँ आपको, यानी ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आप अंदाजा लगाए, फिर पायलट भी आप बता, पायलट तो आपको पता है पाकिस्तान गरीब आदमी है, पाकिस्तान के पास कितनी का जहानत है, इतने पायलट यहाँ पड़े हुए हैं, उसकी बजाय पायलट भी बाहर के ले आए। और उनका फिर रहने का खर्चा, ओहो मैं भूल जाता हूँ यार, असल में हम बहुत अमीर कबीर लोग हैं। हम इस वक्त अमेरिका से भी जो सुपर पावर ज्यादा बन चुके हैं, तो ये खर्चे बर्चे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये ना किया करें इस तरह की बातें। आपको पता है हम मोहल्ला में तो रहते हैं, जाती उम्र कोई छोटी जगह, इतना बड़ा महल है और आम आदमी को पहुंचने तक मुलाजिम इतने हैं, सिक्योरिटी इतना है, तो फिर तो जरूरत तो है। यही अगर पैसे जेब से ले लेते तो क्या है, पैसे तो उनको बहुत है, इनके घर इस तरह के बहुत है। हम आए दूसरी बात की तरफ, जो असल बात है, जी। जो असल इशू समझने की बात है। देखिए 4 साल हो गए हैं इस मुल्क को फतह किए हुए, ये इन ऑपरेशन रजीम चेंज के लोगों ने। और इन्होंने क्या दिया इस मुल्क को? क्या डॉलर नीचे आ गया? क्या महंगाई खत्म हो गई? रमजान पैकेज के नाम पर महंगाई की बातें कर रहे हैं, क्या हमने कंट्रोल कर? मैंने पिटीशन दायर की है यार, आज आ जाए, लेने चलते हैं इकट्ठे। छोटा गोश्त 3200 रुपए किलो के करीब है, तो गौर कीजिएगा। तो बड़ा गोश्त लेना हो तो आपकी पहुंच से बाहर आ जाए। जरा एक आम आदमी, शरीफ आदमी, सादा तो अपना खाने के साथ चले, किसी दिन को गोश्त तो तस्वर ही हो सकता है, और वो नजर आ रहा है आपको। अब यहाँ वजह क्या है आपको पता, शायद 16 अरब के लैपटॉप बांट दिए हमने। वो भाई पिछले 25-30 सालों से लैपटॉप बांटते ही आ रहे हैं। लैपटॉप की फैक्ट्री लगा लो यार आपका, यानी जितने का लैपटॉप लिया कभी पूछने वाला कोई नहीं। जरा नैब को लगाए ना पीछे कि किस तरह टेंडर हुआ, किस तरह लिया, किस तरह सारे आए। और नहीं वो हो आपको, आप इस तरह कीजिए, किसी दिन आप लाहौर आइएगा, मैं आपको देके जाऊंगा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। यानी रेस्टोरेंट की यहाँ कमी थी, या नहर के करीब एक रेस्टोरेंट लगा लिया,
53 करोड़ रुपए का। अच्छा चले यूं आ जाइएगा, हमारा बागों का शहर था, हमने कहा यहाँ बिल्डिंगें शिल्डिंगें बहुत खड़ी हो गई है, हम पार्किंग प्लाजा बनाते हैं जनाब नासिर बाग के नीचे, जी। हम अंडरपास बना के दरख्त काटते हैं, तबाही बर्बादी करते हैं, इस यानी थोड़ा बहुत तस्वीरें लगा के कहते हैं कि जनाब पता नहीं बहुत तरक्की होगी। कौन सी तरक्की ऐसी होगी है लाहौर में, मैं समझना चाहूंगा कौन सी ऐसी तरक्की होगी है। वो मेन होल के गटर खुले हुए हैं, दाता साहब के अपना गटर के बाद उसके बाद कितने वाकई हो गए, यानी कैसा पंजाब है। 4,36,000 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। और याद रखिएगा, अब कुत्ते को मार नहीं सकते, आदमी अगर मारे तो दहशतगर्दी का बच्चा है, कुत्ता अगर मार जाए, कुत्ता अगर काट जाए, कुछ नहीं है यहाँ पर। 4,36,000 मेरे पास सबूत से बात कर रहा हूं मैं, कोर्टों में पिटीशन लेकर गया हूं। आज भी सेहत का निजाम आ जाए, चलते हैं अस्पताल, बड़ा बताया जा रहा है क्या तरक्की आ जाए, चलते हैं क्या हालात है। वो पर्ची सिस्टम कराकर सॉफ्टवेयर नया लगाया, क्या हाल हुआ है। अभी पीआईसी में आ जाए, पीआईसी मैंने जो 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 अद्वियात है ना, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मैंने उसके लिए लिखा है कि कहाँ है, किस तरह है। ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, 26वीं 27वीं तरमीम इन्होंने तो खत्म इसलिए की है ताकि अदालतें कुछ ना कर, यानी आपके पास कोई रेमेडी क्या है। अदालतों की तरफ थी, लाहौर हाई कोर्ट तो वैसे ही वो यहाँ के चीफ जस्टिस साहिबा पब्लिक इंटरेस्ट क्या समझती थी, पर हम तो शोर डालते रहते हैं, हम तो कहते रहते हैं ये बात क्या देखो। तो ये सारी बातें जो है ना, ये टोटल जो है ना, सही। एक दिखावा है, एक दिखावा है। निशाब से जरा गौर करें, कितनी दफा वजीर आजम ने, कितनी दफा, यानी 1985 से लेकर आज तक इक्तदार में ही रहे हैं, कभी 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 अपोजिशन में चले गए या इस तरह के, और आज भी कह रहे हैं पंजाब ठीक होने वाला है, आज ही कह रहे हैं सारा निजाम ठीक होने वाला है। वो एक मैंने छेड़ा था, उसको लोगों ने तो बड़ा कह रहे थे कि यार तुमने गलत कर दिया। $1 बिलियन की मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई थी, जिससे 10 जो है ना वो मेट्रो ट्रेन चल सकती थी, ट्राम। यानी आज लाहौर में क्या ट्रांसपोर्ट का निजाम है, गौर करें, इतनी बड़ी आबादी। और अगर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो तो यहाँ पर 50 लाख मोटरसाइकिलें जो खुद मानी है, इन्होंने खुद मानी है। यानी आज ट्रैफिक का निजाम अगर मोटरसाइकिल यानी यूके में चले जाए, पूरी दुनिया में चले जाए, क्या इतनी मोटरसाइकिलें हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट का निजाम अगर बेहतर हो तो यहाँ हो, तो ये बहरहाल इस दफा भी हुआ, वरना इनका बस चलता तो पिछले साल की तरह ना लाइनों में लगकर थैले बांटते, लोगों के घर, लोगों को जलील करते। वो तो उस वक्त शोर डाला मैंने, कोर्टों में मामला लेकर गया कि बंद करें थैले थुले तकसीम करना, अगर किसी को बाइज्जत तरीके से पैसे दे रहे, और ये कोई एहसान कर रहे हैं, ये कोई शरीफ खानदार घर से पैसे दे रहा है भाई, ये ज़कात जो इकट्ठी होती है वो पैसा जा रहा है, और वो अवाम का हक है, आप और मेरे दिए हुए पैसे है। यानी ये कोई एहसान की बात है जो बैठ के एहसान जतलाते हैं कि जनाब हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। माजरत के साथ आ जाए, मैं तो चैलेंज करता होता हूँ, आ जाए, कहाँ जाना है, महंगाई देख रहे जाना, आ जाए चलते हैं, आ जाए अस्पतालों की सूरत हाल देख रही है, आ जाए वहां चलते हैं, आ जाए थोड़ा अपना महंगी चीनी मिल रही है कि नहीं मिल रही, अगर आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो गई है, साफ पानी यहाँ दस्तयाब है, एजुकेशन वो पकड़ के इन्होंने पेफ के जिम्मे, स्कूलों को जिम्मे लगा दी है, टीचरों को। और आज भी कितने बच्चे हैं जो स्कूलों में जाने नहीं जा पाए। जरा सबको डाटा अगर इकट्ठा करे ना तो दुख होता है इस बात का। और लड़े तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहन लेना, ब्रांडेड कपड़े पहन लेना, ब्रांडेड बैग ले लेना, ब्रांडेड जूतियां पहन लेना, या किसी शॉप अपना जाना सेंटर में अंदर कपड़े खरीदने के लिए और बताना पता नहीं अवाम प्यार करती है। सड़कों में निकल के देखें, वो वहां तो आप बंदे इकट्ठे कुठे कर लेंगे ना, बता देंगे आज अंदर वजीर साहब आई है, वजीर आला साहब आई हैं, अगर मिलने को तस्वीरें उतार लें, आपकी तस्वीरें आ जाएगी। तो लोग तस्वीरें उतारने के चक्कर में आ गए, या ग्राउंड पे आकर बात बताएं। पॉइंट आ गया अजहर सिद्दीक साहब आपका। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं अंजुम अकील खान साहब आपकी जानिब आऊँगा। बड़ी चार्जशीट अजहर सिद्दीक साहब ने आपकी जमात के लिए पेश किया और आप ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे जब वो आपके हवाले से, आपकी जमात के हवाले से चार्जशीट प्रेजेंट कर रहे थे। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए जी, दो चीज़ें इनकी आप पकड़ लें और हमारा एक जहाज़ उससे बराबर हो जाएगा। BRT कितने में शुरू हुई थी और कितने में अल्टीमेट बनाई है, कितने अरब का फर्क है। और ये बिलियन ट्री है इनके, उनमें कितना पैसा इन्होंने ज़ाया किया,
उनका अगर दोनों को आप जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा किए, जो ज़ाया किए पैसे, जो बीआरटी भी किसी 80 करोड़ में बन रही थी, वो आखिर 8 अरब में बनी, वो पैसे जमा कर रहे हैं, तो हमारा एक जहाज बनेगा जो पंजाब हुकूमत की मलकियत है। कोई वो किसी नुकसान में नहीं गया। जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा उसका इस्तेमाल करेगा। पंजाब हुकूमत के सदा कोई मरियम नवाज शरीफ ने उसका चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनका नाम नहीं हो रहा वो जहाज, वो उनके पंजाब हुकूमत का रहेगा। तो ये पैसे सब दो जब जमा करने, एक जो बिलियनट्री है और दूसरा जो बीआरडी है, जो इसमें ना लॉस किया है। तो इन दो को, दूसरी बात ये लैपटॉप, इनसे पूछें कि आपके जब जो पंजाब में हुकूमत बुज़दार साहब की गुजारी है, आपने लैपटॉप क्यों नहीं दिए? आपने जो अभी केपीके में आपकी हुकूमत है, आपने लोगों के हाथों में जो राइफलें और आती असले दिए हैं, उसके बजाय बच्चों को लैपटॉप आपने क्यों नहीं दिए? आज ये पूरा केपीके जो है वो जल रहा है, उसकी वजह क्या है कि आपने कोई काम वहाँ ऐसा नहीं किया ढंग का, जिससे लोगों को शऊर आता, लोग एक जो आज की बढ़ती दुनिया है, तरक्की करती दुनिया है, उसकी तरफ जाते। तो लैपटॉप तो आज का ज़माना ही आईटी का है जी। आजकल तो ज़माना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अगर आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? ये कैसी बात है कि लैपटॉप पाकिस्तान की जो आबादी है, वो आप 26 करोड़ के करीब है और पंजाब की आबादी 14 करोड़ है। 14 करोड़ में ये लैपटॉप, अब मैं तो कहता हूँ हर जो सी शऊर बंदा है, 65% हमारी जो यूथ है और जो उससे बा भी है, हर शख्स के पास लैपटॉप होना चाहिए, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज मैं ये भी फ़ख्र से कहता हूँ, इन लैपटॉप की वजह से आज हम आईटी के इंडस्ट्री में तकरीबन $4.8 बिलियन कमा रहे हैं। बाहर से ये क्यों आ रहा है? इनके दौर में क्यों नहीं हुआ? ये बजाय इसके कि शर्मिंदा हो कि इन्होंने 4 साल ज़ाया किए पाकिस्तान के लिए और आज कुछ भी नहीं किया। 4 साल का एक काम बता दें जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया हो, केपीके के लिए किया हो, पंजाब के लिए किया हो। ये फेडरल में इनकी हुकूमत रही है, उसके लिए किया जो आज हम बैठ के बात करते। बात ये है कि इनको तो खुश होना चाहिए कि एक आज वो हुकूमत मौजूद है जिसने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी और दुनिया में अपने नाम पैदा किया। आज वो मुल्क में सिपहसालार मौजूद है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिनकी वजह से आज हमारी खारजा पॉलिसी के देखें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। कौन सा मुल्क है जो हमसे बात नहीं करता? कौन सा मुल्क है जिसने यहाँ विजिट नहीं किया? कौन सा मुल्क में जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल साहब नहीं गए? और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा जो क्राइसिस है, इसमें आप देखें पाकिस्तान की पोज़ीशन क्या है। ये तो हमें फ़ख्र करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है बड़ी बेहतरीन तरीके से जा रही है। और फिर मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो आप बात क्या, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अवाम की बात है। अब अवाम पूछे केपीके की अवाम खुश है या पंजाब की हुकूमत? आप बोल लिखे कि 10 बिलियन रुपए का जो जहाज लिया है, इसके बावजूद क्या पंजाब की अवाम खुश है या केपीके की अवाम खुश है? क्या पंजाब की अवाम की रोजाना एक नई से नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, नई से नई सहूलत मिल रही है, वो जो है वो उनके पास क्यों नहीं है जो केपीके के लोग हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्री वाईफाई लोगों को दी है। ये चीजें हैं, ये फ्री वाईफाई मामूली चीज नहीं है। आज दुनिया इसी की वजह से तरक्की कर रही है और पाकिस्तान के लिए बड़ा शॉर्टकट तरीका है। आज जो हम अपनी 26 करोड़ आवाम है, वो अगर जो इस तरह जिस तरह इनके दौर में बैठी रही है, बैठी रहती है, वो पाकिस्तान के लिए सही। बायस रहमत हो। आप हम इसको बायस रहमत कर रहे हैं, लोगों को स्किल दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। आज से 4 दिन पहले मैं गाँव में गया हूँ कि उसमें एक ग्रुप में तकरीबन 500 आदमी जो बैरूनी ममालिक जा रहा था खिदमात के लिए और 9 लाख रुपए, 9 लाख लोग जा चुके हैं हमारे इस दौर में, मौजूदा दौर में ओवरसीज पाकिस्तानी जॉब के लिए, जिनको जहाँ से चलते हैं घर से और सही। उनकी जॉब फर्म होती है। और आगे इंशाल्लाह इस साल टारगेट है हमारा कि ये टारगेट हमारा 16 लाख चला जाए और इसी तरह हमारा कोशिश है कि ये अगले 2-3 साल में तकरीबन 30 लाख पे चला जाए। आपका पॉइंट आ गया जी। जी अंजुम अकील साहब, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब, एक तो अंजुम अकील खान साहब ने कहा है कि आपको शुक्र करना चाहिए कि इतनी अच्छी हुकूमत पाकिस्तान पे रूल कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, इस पे भी आपका मैं इनपुट लूँगा जो चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन है, क्योंकि इस वक्त एक्सटेंशंस पर एक्सटेंशंस हैं, तो इसमें इस एक्सटेंशन को आप किस तरह से देखते हैं? दोनों चीज़ों पर आपका रिस्पॉन्स लूँगा। अच्छा, मैं तो यार सुनता रहता हूँ रेडियो पाकिस्तान, इन्होंने जितनी बातें की हैं मैंने चैलेंज करना।
अब एक आदमी जिसको इतना नहीं पता कि लैपटॉप का पर्पस क्या है, 22 करोड़ अवाम या 24 करोड़ अवाम, आप लैपटॉप तकसीम करके भिखारी बनाने की बजाय, मैंने इनको समझ ही नहीं आई मैंने क्या कहा। मैंने कहा लैपटॉप देना चाहिए, फैक्ट्रियां लगाएं लैपटॉप की, कुछ नहीं लगानी, पैसा नहीं बनता। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर आपको पता है लैपटॉप लगा के आप कोई यहाँ फायरवॉल तो कोई लगा ही नहीं था, इतना जबरदस्त नेट चलता था, यहाँ ट्विटर ट्विटर कोई ब्लॉक ही नहीं हुआ, आपको शायद अंदाजा ही नहीं है इस बातों का। और शर्मिंदगी की बात है, जरा कंपैरिजन करके देखें ना इंडिया के साथ। मैं तो बाहर फिर के आया हूँ ना, आईटी इंडस्ट्री में नाम अगर पैदा कर रहे हैं, कौन लोग पैदा कर रहे हैं, शर्मिंदा ना करें हमको, मुंह ना खिलाएं हमारा, वो फिर भाग जाएंगे सारा चैलेंज करते हुए। और एक छोटा सा कंपैरिजन करके आपकी असल बात की तरफ आता हूँ। बीआरटी बात कर रहे हैं, बीआरटी ने 6 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं आज तक, ठीक है ना जी। और इनको पता ही नहीं, वो 8 अरब की बात करते हैं जनाब, वो 57 अरब रुपए की बनी है, ठीक है ना जी। जरा क्लैरिटी के साथ बताता चलूं, मेट्रो ऑरेंज 27 को 30 किलोमीटर की थी, वो 27 किलोमीटर और 310 अरब रुपए की, 310 अरब रुपए की। आज भी हम, और वो $1 बिलियन इस पर लगा था, वो मेरा ख्याल है 310 से ज्यादा। आजकल में अगर $1 बिलियन गए तो तकरीबन 1200 अरब के करीब बननी थी ये वाली, इन चीजों को सामने रखते हुए। और इसमें 2.5 लाख मुसाफिर सफर करते हैं, वहां 3 लाख रुपया। एक भी जो करप्शन के केस थे सारे हवा हो गए। अब आए, अब आप इनकी प्रायोरिटी समझिएगा। आज पर कैपिटा इनकम अगर उठाकर देख लें, आज अगर आप अगर जीडीपी वर्सेस लोनिंग की रेशियो उठाकर देख लें, आपने तो कौन सी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं? क्या फॉरेन पॉलिसी हुई आपके साथ? क्या हासिल क्या किया है? क्या आपको फायदा क्या हुआ? इकोनॉमिक 1 रुपए का फायदा बता दें, कोई आपने इकोनॉमिक फायदा लिया हो? आपने कंपैरिजन देखें, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किसके साथ हो रहे हैं? इंडिया के साथ। वो ठीक है, क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल साहब को, जंग के हवाले से बिल्कुल हम देते हैं क्रेडिट, लेकिन शाबाश इस बेचारे को आप बात कर रहे हैं, आप टोपी शोपी पहन के आप आए आज। देखिए इनकी हालत क्या है कि 22 करोड़ अवाम के अंदर इनको इलेक्शन कमीशन नहीं मिला था। इन्होंने ताहयात तामर्ग जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन वही रहेगा, ये मैं नहीं कह रहा। 26 से 27 तरमीम उठाकर देख ले। अच्छा अभी क्या हुआ, फिर वो चेयरमैन है, नैब नहीं मिल रहा, तो यानी 22-24 करोड़ अवाम में से, यानी ऐसे आदमी को जो बेचारा, वो इनके अपने दौर का एक ताल्लुकात है, को बरादरी के ताल्लुकात हैं कि इन्होंने पिछले 4.5 साल में इस नैब ने, बता दें कोई पाकिस्तान के अंदर करप्शन का बड़ा केस, एक वो नजर आता है वो जनाब तोशा खाना, उसके अलावा कोई बता दें कोई बड़ा करप्शन का केस, क्या पाकिस्तान करप्शन में नीचे आ गया? नहीं आ सका। इसका मकसद क्या है? 4 मकसद है इसके। एक तो ये है कि बेहतरीन मुलाजिम साबित हुए हैं, ये अपना नैब के केसेस सारे झूठे रेत की तरह बह गए हैं, और इनको हुकूमत के खिलाफ जो कोई केस नहीं किया, ये चाहते हैं अगले 4 साल भी यही बैठे रहे ताकि इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ केस कोई ना हो। और अगली जो बात है, तो नैब में जो तरमीम की है, उस तरमीम का मकसद समझिएगा क्या है। क्या मकसद है तरमीम का? यानी इन्होंने कहा जी आईनी अदालत बनानी, आईनी सुनना है। आप पहले क्या किया कि पार्टी की अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो नेक्स्ट डे वो आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंच क्या, कौन सी तो शरी करनी है? अब सजा है फौजदारी, यानी फौजदारी सजा की अपील सुप्रीम कोर्ट में, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, आईनी बेंच पे। आईनी बेंच इनका अपनी मर्जी का लगाए गए जजेस है। मकसद क्या है कि जरा खौफ और डर इतना है कि अब केस रहने कोई नहीं है। और क्या हुआ, क्या हासिल हुआ? तोशा खाना के अलावा वो आज भी डर खौफ किस बात का, जाए ना जाकर नैब वो जो भागा पड़ता है 190 मिलियन पाउंड के केस में, पैसा सारा आ चुका हुआ है, वो अपना नैब आगे मिलते तरले, कभी जनाब हमने प्रोसिक्यूटर करना है, कभी बीमार हो गया है, जाकर दरखास्त दे अगर इतने सच्चे हैं। कोस्तान केस की भी मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एक चीज जेल में रखें, कोई केस भी हो, मैं कह रहा हूँ कोई केस भी हो, आ जाए, आकर बैठकर करें। बीआरटी में नैब आज भी कर सकता था, करता नैब, रोका किसी को? बिलियन ट्री में कर सकता, कौन सा लेकर आए? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ कि आप बताए, बड़ा इल्जाम लगाते थे वो फराश दादी के केस इल्जाम लगाते थे, कोई केस बता दें आज। पता नहीं क्या क्या ड्रामा किया, उस्मान बुज़दार के खिलाफ बड़ा लगाया, कोई ये केस बता दे कि इन्होंने बैठकर और बातें वो बता रहे हैं। इमरान खान साहब का दौर तरक्की का दौर था, हेल्थ कार्ड लोगों को आज मुसाफिर आज आ गए लंगर खाने की तरफ, वो अब तारियां खिलाते फिर रहे हैं। वो शुरू बनने का मकाम था जब बंद किया आप लोगों ने। आज एहसास प्रोग्राम ये सारा जितना भी है वो इमरान खान का किया हुआ है, और वो शख्स ऐसा है कि देखिए वो जब गया ना तो बता गया था क्या होना है। आज इस मुल्क के साथ घिनौना है ये काम हो रहा है। आज हम इसराइली लॉबी, अमेरिकन को बैठ है, अमेरिका के पीछे इसराइल, आज वो बंदा पहले बता गया था कि क्या कुछ होना है, और आज उसको एब्सोल्यूट नॉट का नारा कब लगाया? आज चले, आपने एब्सोल्यूट नॉट का नारा नहीं भी लगाया, आपको मिला क्या है?
मैं एक सवाल करता हूं, बता देना जरा, क्या मिल गया आपको? आपको तो रोल ओवर का पैसे देने के लिए यूं ही तैयार नहीं था। आपका जो $21 बिलियन, आप फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं, 11 बिलियन डॉलर तो आपका सारे का सारा रोल ओवर का सारा पैसे है वो सारे। फिर उसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो $6 बिलियन आपके जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका पैसा पड़ा हुआ है सारा। फिर अगर थोड़ा सा आगे आ जाए तो आईएमएफ की किस्त है, इनके पास $2 बिलियन नहीं है फॉरेन रिजर्व के लिए। अच्छा, और अजहर हमें सिद्दीकी बता रहे साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है। मैं अंजुम अकील साहब का इस पे 30 सेकंड का एक रिस्पांस लूंगा, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। देखें जी, हेल्थ कार्ड की बात की, हेल्थ कार्ड में जितने इनके दौर फ्रॉड हुए हैं वो पकड़े गए हैं, वो हेल्थ कार्ड इसलिए रोका गया, तहकीक के लिए रोका गया था। बाकी इन्होंने जो काम का बता रहे हैं हेल्थ कार्ड, ये इन्होंने मुल्क की बुनियादें मजबूत करने के लिए एक काम ऐसा किया वो बता दें। आज कोई इनके दौर का एक काम ऐसा बता दें जिसको आप आज पाकिस्तान की आवाम तारीफ कर रही है, वो ये इन्होंने काम किया है। सारे आप कर रहे हैं। अंजुम आप वकील पंजाब साहब की इतना कौन सी बात झूठ मत करते हैं? बोला करें यार, खुदा मैं रहा कहता हूँ, यार, आप अंजुम मैं वकील कहता हूँ, साहब रोजे हैं, रोजे हैं, रोजे हैं, देखें रब बात यह रोजे है हैं, कि रोजों में तो सच बोल अफसोस रहे की हैं यार, बात है, अफसोस की बात है रोजे हैं, कि रोजे हैं, रोजों में तो सच बोल दो आपके यार, दौर में खुदा रहा पाकिस्तान यार, दुनिया में तनहा झूठ रह नहीं गया था। बोलते। आज आपके अवाम के दौर में साथ निकल पाकिस्तान के दुनिया में बताएं, तनहा रहा था। 80 आज फीसद अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के पाकिस्तान साथ है, जाकर दुनिया में अस्पतालों में तनहा नहीं देखें, है। किसकी आज तारीफ नहीं हो रही, हर काम की तारीफ आज हो रही है। चीनी कंट्रोल हुई, काम की तारीफ, महंगाई काम कंट्रोल किया हुई, कौन सा है? बिजली सस्ती आपने थी, काम, आप पेट्रोल बताएं सस्ता काम था, किया कौन किसकी सा चले है? बात कर रहे हैं आप? चले आपके आप दोनों आप के कहते हैं, पॉइंट्स आ गए आपको हैं। कहते इंडस्ट्री हैं कि दिल्ली में लेकर गए आगे, कब आएगा तो हमें आपको साथ अंदाजा ही चलेगा। नहीं है इस बात कभी का। कहते हैं एब्सोल्यूट डॉट का है। आप ओ भाई, कब आपको जब आएगा? पता ही कोई नहीं है, आज बताएं टेक्सटाइल आ इंडस्ट्री कहाँ जाएगा, चलेगी ये आपकी, होगा, बताएं ना जरा। कुछ भी नहीं होगा। आज आपका, ये भाई आज आप खुद हाउसिंग आज सेक्टर से अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ते हमारी हैं, बता सरकारी दें हाउसिंग सेक्टर का सरकारी क्या वजह हाल से है इस वक्त, आज तक बताए कोई कोई, ग्यारह भी खत्म हो कोई गया। बारी बताए ना बारी एक, कब आएगा तो ओ भाई इमरान खान को कोई एक लेकर बता जाएगा, दे वो कि भी कौन खत्म सी हो गया। इंडस्ट्री आपने बढ़ी है, कोई एक इंडस्ट्री का नाम ले, चले चले कोई एक इंडस्ट्री चले बताए, कौन जी, सी इंडस्ट्री आपके दौर में बढ़ी आगे, बताएं चले जरा। आप दोनों हजरात के पॉइंट्स आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीकी साहब और अंजुम अकील खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता में जारी जंग इस वक्त ना सिर्फ मिडल ईस्ट के ऑर्डर को तब्दील कर रही है, बल्कि यूं लग रहा है कि ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को भी तब्दील कर देगी। इस सब के अंदर पाकिस्तान के लिए इस पूरे सिनेरियो में नेविगेट करना बड़ा मुश्किल है। फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से लेकर चलना है, फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, और क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब सरदार मसूद साहब ने। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या ये एक बड़ी जंग में या रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है जंग आपको? इलाकाई जंग तो पहले से है, और इसमें तकरीबन 14 ममालिक जो है बराह रास्त हमलों की जद में हैं, और जो बिलवास्ता तौर पर जंग में शरीक हैं उनकी तादाद मिला लें अगर तो ये 21 से 22 ममालिक शामिल हो जाते हैं, और सारी दुनिया मुतासर हुई है। यानी इसमें शुमाली अमेरिका, उसके अलावा जो है यूरोप, और जो एशिया है, पूरे का पूरा एशिया जो है, एशिया पैसिफिक जिसे कहेंगे, वो सारे का सारा इस जंग में मुलव्वस है। तो दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहली इस पैमाने पे बड़ी जंग हो रही है जिसमें इतने ममालिक शिरकत कर रहे हैं। गुज़श्ता जो जंगें थी उसमें कोलिशन ऑफ द विलिंग थी, जिसमें मसलन नेटो के ममालिक जो है एक तरफ होते थे और दूसरी तरफ नेटो बशमूल अमेरिका, और उनका हमला इराक़ में हुआ या अफ़गानिस्तान में हुआ, या और जो कोई कार्रवाइयाँ होती थी तो वह 1 या 2 मुल्क तक महदूद होती थी। लेकिन अब जो है उसका पैमाना और उसका दायरा कार बहुत वसी हो गया है। तो इस वजह से ये पहले ही एक बहुत ही ख़तरनाक जंग बन चुकी है, जिससे न सिर्फ ये है कि ईरान तबाह बर्बाद हो रहा है, बल्कि जो है खलीजी रियासतें इसकी जद में आई हैं, और आलमी मंडियाँ जो हैं वो बहुत ही बहरान का शिकार हैं। और उसमें जो है आपने देखा होगा कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, और जो है इससे बुरे तरीके से जो
मशरक़ी एशिया के ममालिक जो है बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका के भी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी मुतासर हुआ है। तो इस किस्म की जंग की हमें दूसरी जंग अज़ीम के बाद नज़ीर नहीं मिलती, और इसके दूसरे जो है मतलब इससे ख़तरात इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं आने वाले दिनों में और हफ्तों में। सही। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान के ऑलरेडी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर। तो अगर ईरान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान वाली साइड से? क्या एक और चैलेंज जो है वो सर उठा रहा है? जी, एक तो ये था सिनारियो, ये मंजरनामा जो अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो वहाँ रिजीम चेंज कर देंगे, यानी ईरान की सरहदें बरकरार रहेंगी और उसकी इलाकाई यकजहती के ऊपर कोई हमला नहीं होगा और वहाँ कोई एक नई हुकूमत आ जाएगी। और जो पासदारान इनकलाब हैं या उसके अलावा जो वहाँ मजहबी हुकूमत है ईरान की, वो मज़ाहमत करने के लिए तैयार है कि मतलब है वो ख़ुद मुख्तारी इलाकाई यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करेगी हर सूरत में। तो उसके बाद अगर ये निज़ाम चलता है या दूसरा निज़ाम चलता है और मुल्क एक ही रहता है, तो फिर जो है अगर जो उससे भी जो है दुनिया में तबाहकारी होगी और पाकिस्तान के भी उसके ऊपर बहुत ही मुज़र असरात सामने आएंगे। लेकिन अगर जो है पूरे के पूरे ईरान की बाहैसियत रियासत छेड़छाड़ शुरू होती है, जैसे जिसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि बहुत से जो कुर्द मिलिशियाज हैं उनको ये ईरान के कुर्दिस्तान में दाखिल किया जा रहा है कि वहाँ से जो है एक किस्म की खाना जंगी शुरू करवाई जाए। और वही उसी किस्म की खाना जंगी अगर बलूचिस्तान की तरफ भी आती है, बलूचिस्तान और ईरान की, पाकिस्तान और ईरान के बलूचिस्तान से जो सरहद मिलती है वो पहले ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, इसलिए कि वहाँ से हिंदुस्तानी जो है अपने दहशतगर्द गिरोह भेजते हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तनसीबात को और पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल को निशाना बनाते हैं। तो हमारे चैलेंजेस दो गुना हो जाएंगे और ख़ुद जो है पाकिस्तान को अपनी रियासत को कायम करने के लिए, यानी मैं इस वक्त जो है सिर्फ उसकी माशी डायमेंशन पे नहीं जाता हूँ, जो बाहैसियत रियासत जो हमारा क़याम है उसमें कौमी यकजहती को बरकरार रखने के लिए हमें इजाफी कोशिशें करनी पड़ेंगी। सही। अच्छा, इसमें पाकिस्तान अगर हम देखें डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान का रोल जो है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान इसमें किस तरह से मज़ीद केयरफुली नेविगेट कर सकता है? जंग शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने बहुत माहिराना सफारतकारी का मुजाहरा किया। उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, बोर्ड ऑफ पीस में गए, उसके बाद जो है खलीजी रियासतों के साथ उन ताल्लुकात को मजबूत तर किया, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने इर्द गिर्द कई किस्म की अपनी हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, माशी तरक्की के लिए इंतज़ामात कर रहे थे और पाकिस्तान के दिफा के लिए एक फसील मजबूत कर रहे थे। लेकिन ये सारी की सारी जो कैलकुलस है वो इसके बाद, जंग के बाद जो है उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान खड़े हो गए, क्योंकि हमने ये किया है कि ईरान के हमलों की मजम्मत की है, इधर से जो ईरान ने खलीजी रियासतों के ऊपर हमले किए उनकी मजम्मत की है। फिर यह है कि अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और ईरान ने कुछ हमले जो है यानी जो ड्रोन्स थे वो अज़रबैजान में भी भेजे हैं। तुर्की ने भी जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में वैसे ईरान ने इनकार किया कि वो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने भेजा था, लेकिन यह है कि उन्होंने तुर्की से भी एक रद्द-ए-अमल आया है। तो इस वजह से ये है कि हमारे लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का किरदार अभी भी तामीरी है, हम चाहते हैं कि किसी से जंग ख़त्म हो, लेकिन ये देखना है कि पाकिस्तान का कितना एक असर रसूख है अमेरिका के साथ या दूसरे जो है इसराइल के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात ही नहीं हैं और ख़लीजी रियासतों के साथ हमारे राब्ते हैं। फिर जो है ऐसे ममालिक जो अरब्स नहीं हैं उनके साथ जो है मिसाल के तौर तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान मिलकर कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से जंग रुके। तुर्की ख़ुद जो है हमले की जद में आ गया है और ओमान था जो पहले एक सहूलतकार था ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो यहाँ कुछ इस किस्म का खाका मौजूद है जिसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यह है कि इस वक्त इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। सारे फैसले या तल अवीव में हो रहे हैं, वाशिंगटन में हो रहे हैं, और वाशिंगटन में भी जो उनके सारे के सारे मनसूबाबंदी थी उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान
खड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पर कि क्या उन्होंने इसराइल के कहने पे यह हमला किया, और अगर इसराइल के कहने पे हमला किया तो अमेरिका फर्स्ट कहाँ है? ये तो इसराइल फर्स्ट हो गया। और उसके बाद जो है, क्या वो जो उन्होंने हमला किया है वो कानूनी था उनके अपने कौमी कानून के मुताबिक या कौमी आइन के मुताबिक? जी। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से नहीं पूछा, अगरचे कांग्रेस ने उस करारदात को मुस्तरद कर मुस्तरद दिया कर है जो डेमोक्रेट्स ने पेश किया है। इसी तरह दूसरी तरफ चल जाए कि ये क्या बैन अवी कानून के मुताबिक ये हमला जायज़ था, क्योंकि सलामती काउंसिल से भी नहीं पूछा गया। अमेरिका ने वैसे इसकी ज़रूरत पहले भी कभी महसूस नहीं की। जो डब्ल्यू बुश के ज़माने में जब उन्होंने इराक के ऊपर हमला किया था तो सलामती काउंसिल से रुजू नहीं किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने यूएस कांग्रेस से ज़रूर पूछा था और उनको एतमाद में लिया था। तो अब ये है कि जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। कामयाबी जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि जी। इसके फैसले वाशिंगटन में होंगे और तल अवीव में होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें जो ऑयल क्राइसिस है और फिर ऑब्वियसली आईएमएफ की शराइत भी होंगी, और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, पूरी दुनिया के लिए ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस चैलेंज को आप किस तरह से देखते हैं और इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है और दोस्त ममालिक इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? अगर आप देखें साउथ कोरिया और जापान से जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक उनके भी ज़खायर लामहदूद नहीं हैं। अगर जो महफूज तरीन ममालिक हैं उनके पास एक बफर मौजूद है, और वो जो है इस पूरे के पूरे बहरान से, क्योंकि ये जो मशरक़ी एशिया की रियासतें हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं, इसमें बिलखसूस जो चीन, जापान और साउथ कोरिया मुतासर हुई हैं। तो उनका कि उनकी बफर जो है वो 4 से 6 हफ्ते तक है। उसके बाद वहाँ भी जो है ये तेल की किल्लत जो है इसकी वजह से बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान जो है उसके बारे में फौरी तौर पर जो है एक हंगामी इजलास बुलाया गया था कौमी सलामती कमेटी का, और उसमें यह है कि जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि इस किस्म का कोई बहरान नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, सारी दुनिया का, पूरे खत्े का मसला है। अगर आबनाए हरमूज बंद है और उसके बाद अभी जो है आपने देखा होगा कि उसके बंद होने की वजह हिंदुस्तान जब मुतासर हुआ तो उसने अमेरिका की मन्नत समाजत की है। तो अमेरिका ने जो उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, वो पाबंदी उसने उठा दी है। इसी तरीके से हमें भी मुतबादल रास्ते तलाश करने होंगे, क्योंकि अगर ये जंग ज़्यादा चलती है तो तकरीबन फ़र्ज़ कीजिए कि 4 हफ्ते या 5 हफ्ते से ज़्यादा जाती है, तो हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा दूसरे ममालिक की तरह। मिसाल के तौर पर जो है उसमें स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी है वो मुतासर होगी, उसके बाद जो है एयर ट्रैवल मुतासर होगा, अशिया खुर्दनी की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। इससे एक तरफ तो ये लगता है कि इस किस्म की तज़िये नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों में खौफ व हरास पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इन तमाम चीज़ों को सामने रख के, इनकी एक फहरिस्त बना के, इनको इन्वेंटराइज करके, तो आप देखें कि आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करें ताकि इन चैलेंजेस से निपटा जा सके। सही। और इसमें आपको वैसे क्या लगता है, ये जंग जो है इसमें अरब ममालिक बराह रास्त अभी तक वैसे शामिल हुए नहीं हैं, अटैक उन पर हुए हैं, लेकिन वो शायद यही चाहते हैं कि ये जंग तूल ना पकड़े। ये जंग यूएस की कांग्रेस की जो एक ब्रीफिंग थी उसमें से भी जो निकले अमेरिका के नुमाइंदगान, तो उन्होंने कहा कि हमें तो क्लैरिटी अब है ही नहीं, और ना ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्लैरिटी है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस जंग में। तो ये जंग 4 हफ्ते कोई कहता है, कोई कहता है 100 दिन। डू यू थिंक कि ये जंग तवील चल सकती है? क्योंकि ईरान तो रेजिस्ट कर रहा है ना, ईरान तो सरेंडर नहीं कर रहा। देखिए, उन्होंने बिलअक्सात बहुत से अहदाफ लोगों को बताए हैं। उसमें एक ये कि रेशीम चेंज, निज़ाम की भी तब्दीली, उसके अलावा ये है कि ईरान को जौहरी ताकत न देना, या उसके पास जो अब तक हो चुकी है उसको ख़त्म कर देना, उसके बाद जो उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह कर देना। अभी जो है उनके ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, उन्होंने ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली है, सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, बल्कि नीचे जो है इनकी मिसाइल इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, लॉन्चर्स तक को भी नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए एक तो ये उनके अहदाफ एक तरीके से पूरे भी होते चले जा रहे हैं कुछ जो है। फिर यह है कि उन्होंने कहा कि इनकी नेवी को तबाह करना है, तो नेवी के भी उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। एक जो है जहाज़ को उनकी आबदोज ने वो भी दिया, जी। डिस्ट्रॉय कर दिया है।
तो और जो आखिरी उनका मकसद है कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है, वो ये है कि वो चाहते थे कि जो ईरान के इलाकाई हलीफ मिलिशियाज हैं, मसलन जो हिजबुल्लाह है या इराक़ में जो इनकी मौजूदगी है, या उसके अलावा अब शाम में नहीं है कम अज़ कम, लेकिन ये है कि जो हुथीज़ हैं इनको निशाना बनाया जाए। तो इस वक्त जो है इसराइल जो है आज जो छठा सातवां दिन है, तो उस वक्त जो है उसके ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़, और पूरे का पूरा जो है लबनान मैदान जंग बना हुआ है। तो ये जो है और जो हमलावर होता है वो कुछ ना कुछ इब्हाम ज़रूर रखता है। जी। इसी तरीके से वो स्पिन कर रहे हैं, उनके जो है वज़ीर दिफा हूँ या सदर हूँ, तो वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ इशारे दे रहे हैं। उनमें से जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रीफिंग होती है वो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की होती है, जनरल डैन केन की। तो वो सिर्फ जो है ऑपरेशनल साइड पे गुफ्तगू करते हैं। वो जो बाकी कायदीन हैं, वो नायब सदर जेडी वैंस हों, सदर ट्रंप हों या पीट हेग्सेथ हों, वो कहते हैं कि हम इस किस्म का इब्हाम इसलिए रखते हैं ताकि दुश्मन को हमारे तमाम इरादों का इल्म ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यही उम्मीद की जा सकती है कि सैनिटी प्रिवेल करे और जंग जो है, चूंकि वो किसी मसले का हल तो होती नहीं है, तो जंगें टलती रहें तो ही बेहतर होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।